Welcome dear students to Accounts is Easy. I hope you have learned the format. अब हम लोग बैलेंस शीट का सम करेंगे तो फॉर्मेट तो पता होना ही चाहिए, राइट? सो दिस इफ यू हैव द फॉर्मेट इन योर माइंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट थिंग्स हैव टू बी प्लेस्ड अंडर विच हेडिंग, सब हेडिंग. तो जल्दी से फॉर्मेट एक बार देख लो अगर देखना है तो बिफोर वी प्रोसीड विद द सम. अदरवाइज इफ यू आर रेडी विद द फॉर्मेट, वेरी गुड. और आइडियली अभी इतना टाइम नहीं है कि आप फॉर्मेट में इतना स्ट्रेच कर सकें. सो फॉर्मेट को जल्दी से लर्न करो एंड गेट टू द सम. द सम विल लुक समथिंग लाइक दिस. Prepare balance sheet of Shyam Limited as at 31/3/2023. तो मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ चीज़ लिया जिसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और काफ़ी कुछ यहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग आ जाएंगे. तो आपको जब ये सम मिलता है what are you supposed to do? You are supposed to first thing find out which one will go under in the asset side, liability side, under which heading. तो ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है? अगर किसी भी चीज़ में कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको क्या करना है वो मैं बाद में आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी, ट्रीटमेंट भी नहीं, ठीक है? अभी इसको क्या करना है कि देखते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा. द फर्स्ट वन इज term loan. Term loan meaning you have taken a loan. So that's in the liability side. Term loan है, short term भी हो सकता है borrowing, long term भी हो सकता है. अगर कुछ specify नहीं किया है कि ये loan कितने साल में repay करना है, we will assume it to be for long term, meaning non-current liability में long term borrowing लेंगे. तो इसको हम लोग long term borrowing में डाल देंगे. Alright? Sundry creditors. Sundry creditors हमको पता है ट्रेड पेएबल्स में आता है तो ये भी ट्रेड पेएबल्स में आएगा. ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल मिलाकर दिखाते हैं, राइट? एडवांसेस. सिंपली एडवांसेस इज गिवन. यू हैव गिवन अ लोन टू समवन. तुमने किसी को एडवांस दिया है कंपनी ने एंड शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है ये भी नहीं पता क्योंकि फॉर्मेट में अगर तुम्हें याद है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी है. नाउ इट वर्क्स लाइक द सेम एज लोन. द कॉन्सेप्ट कि कुछ नहीं मेंशन है तो लॉन्ग टर्म लेंगे तो यहाँ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में चला जाएगा ये एसेट साइड में. कैश एंड बैंक बैलेंस स्ट्रेट अवे एक सब हेडिंग है करंट एसेट्स में तो ये करंट एसेट्स के अंडर चला जाएगा. लॉस फॉर द ईयर, लॉस है ये. लॉस मतलब नेगेटिव फिगर जो भी हो, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट फॉर द ईयर हो, दोनों रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही जाएंगे. रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स. तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाएगा. ऑफ कोर्स वी विल पुट इट एज अ नेगेटिव फिगर, माइनस करके दिखाएंगे क्योंकि ये लॉस है. लॉस से रिजर्व्स कम हो जाते हैं. यही अगर प्रॉफिट होता है तो ये पॉजिटिव फिगर होगा. Sundry debtors. Sundry debtors will be always under trade receivables. ये करंट एसेट्स में है अपना एक हेडिंग. तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? मेजर हेडिंग्स. हेडिंग्स जिसके अंडर ये जाएगा क्योंकि उसका ही नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है. तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट. ये है इसको करने का तरीका. लोन फ्रॉम बैंक मीनिंग यू हैव बोरोड अ लोन फ्रॉम द बैंक. ओके, सो अगेन दिस इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. तो देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दो आइटम्स आ गए हैं, एक टर्म लोन, एक लोन फ्रॉम बैंक. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ये प्रोविजन तो दिख रहा है तो इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नहीं डालना है. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं जाता. ये हमेशा सन्ड्री डेटर्स से माइनस होके दिखाया जाता है. जैसे हम रेगुलर फर्म का बैलेंस शीट भी बनाते हैं उसमें नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स दिखाते हैं. That's what we are going to do here as well. Subtract this from trade receivables. All right? So this is going to come as a deduction. Come to staff advances. Staff advances मतलब तुमने अपने स्टाफ को कुछ एडवांस दिया है, एडवांस पेमेंट दिया है. तो यूजुअली वो शॉर्ट टर्म होता है. तो ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्योंकि ये स्टाफ को दिया है. ये कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एडवांस नहीं दिया है. टैक्सेस पेएबल.
टैक्स पेएबल, कोई भी चीज पेएबल है मतलब लायबिलिटी है, पे करना है। टैक्स होता है तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के लिए है, और यहाँ पर पता नहीं है कि अभी ये स्पेसिफिकली तो और कोई हेडिंग में तो जाएगा नहीं, तो ये जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज में, बिकॉज करंट लायबिलिटी है, लेकिन बाकी के किसी हेडिंग में तो नहीं ये फिट होगा, ना ये ट्रेड पेएबल है, ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। हाँ, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स देंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, बट टैक्सेस पेएबल, this will be going under other current liabilities. Securities premium, reserves and surplus, ये एक capital profit से बनाया गया है ये reserve, because this is gain on issue of securities. Loose tools, ये जाता है आपका current assets में, inventories में. Loose tools inventory stock में होते हैं count. इन्वेस्टमेंट्स, अगेन इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, नहीं दिया है क्योंकि मेरे पास करंट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी है करंट एसेट्स में, और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी है नॉन करंट एसेट में। तो कौन से हेडिंग में डालेंगे? कुछ नहीं दिया है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा ये। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इन इटसेल्फ इज अ हेडिंग इन द नॉन करंट एसेट्स सेक्शन। If you remember, capital work in progress, property, plant and equipment आता है, उसके बाद intangible assets आते हैं, फिर capital work in progress आता है, ठीक है? तो ये उधर चला जाएगा asset side में। stores, spare parts, ये सब कुछ inventories में आता है। goods, property, plant, equipment, again I already have a हेडिंग यहाँ पे, तो इसका मुझे नोट्स नहीं बनाना। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो है ये सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा, इसका कोई एक्सप्लेनेटरी नोट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हेडिंग जो मुझे दिखाना है बैलेंस शीट में वही दिया हुआ है सब में, उसको और क्या एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर नो टू अमाउंट्स वेयर आई हैव टू मर्ज, या वो हेडिंग दूसरा है जो दिया हुआ फिगर या वर्ड दिया हुआ यहाँ पे उससे अलग नहीं है, तो फिर उसका कोई नोट्स नहीं बनेगा। डोंट वेस्ट time unnecessarily making notes for these. Finished goods, again inventories में जाएगा, तो inventories में 3 अमाउंट आ गए, general reserve, reserves and surplus. Okay, so now ये मैंने मार्क कर लिया, तो जब आप रीड करेंगे in your reading time this should be going on in your mind, okay किसको कहाँ प्लेस करना है। अब इधर में क्विक चेक करना है कि जितने भी आप एसेट साइड और लायबिलिटी साइड डालें दोनों इक्वल होना चाहिए ना, या बैलेंस शीट टू टैली। सो अगर कभी ऐसा कुछ आ जाता है जिसमें आपको डाउट है, ये मुझे पता नहीं कौन से हेडिंग में जाएगा, सब हेडिंग में जाएगा, कभी सुना नहीं है मैंने, ऐसा भी हो सकता है, तो आप बाकी सारे चीज़ों को डाल लो, जो एक आध चीज़ जो है जो नहीं मैच हो रहा है, सोचो अगर गलती से, तो उसको एसेट में ऐड करके देख लो या लायबिलिटी में ऐड करके देख लो, थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फाइंड करो और उसको ख़त्म करो। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू आर लकी इनफ, ओके, बट देन ऐसा सिचुएशन ना आए तो अच्छा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इलास्ट्रेशन सॉल्व करो, गो थ्रू डिफरेंट बुक्स, बस इसमें आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ प्लेस करना है, करेक्ट, बस इसको याद रखना है। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, इसमें शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका यहाँ तक में एसेट्स और लायबिलिटीज टैली नहीं करेगा, इसे लेना पड़ेगा हमें। शेयर कैपिटल इज अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स, you have 3000 equity shares of 100 each, fully paid, that means 3 lakhs is the value of equity share capital, and 10,000, 10% preference shares of 100 each, so 10,000 into 100 fully paid 10 lakhs, ये हो गया तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोथ ऑफ दीज विल बी अंडर शेयर कैपिटल अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स। तो बस यही करना है, अब इसको जल्दी से हम नोट्स बनाएंगे पहले, और नोट्स बनाने के बाद बैलेंस शीट में उस अमाउंट्स को प्लेस कर देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट विल ऑलवेज बी फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड, देखो शेयर कैपिटल के लिए मैं एक नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसका वेरियस केसेस डिटेल वाला मैं बनाऊंगी, और उसमें आपको ज़रूर समझा दूंगी कि शेयर कैपिटल कैसे बनाना है।
So there will be a separate video for only making share capital. But here you're going to understand whenever you have been given this share capital, तो उसको authorized से शुरू करना है. Authorized meaning the maximum capital that the company can raise. इससे ज़्यादा raise नहीं कर सकता है. इस पर्टिकुलर सम में तुमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि कितना है ऑथराइज्ड कैपिटल. सिर्फ मुझे पता है कि कितना इशू किया गया है, कितने ऑलरेडी हैं शेयर होल्डर्स यहाँ पर. तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे, लेकिन लिखना ज़रूर है. तो ये सारा फॉर्मेट में आ जाता है. तो यू हैव टू गिव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑथराइज्ड कैपिटल इक्विटी डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डैश प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ऐसे करके आपको ब्लैंक छोड़ दे. ठीक है. सो ये कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद आता है इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल. इस केस में इशूड और सब्सक्राइब एक ही है, बिकॉज मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो आई विल बी शोइंग दिस अंडर इशूड एंड सब्सक्राइब. 3,000 equity shares of 100 each, 3 lakhs, and 10,000 10% preference shares of 100 each, 10 lakhs. तो 13 lakhs total, 3 plus 10 मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है. यही बैलेंस शीट में ये अमाउंट जाएगा शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में, 13 लाख. ओके. Note 2 is for reserves and surplus. We had noted that 3 things were going to reserves and surplus. General reserve, securities premium और लॉस फॉर द ईयर है ना. लॉस फॉर द ईयर को मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. चाहे वो प्रॉफिट हो लॉस हो, जो भी है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही है. सो उसको आप ऐसे लिख दोगे, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपार्ट फ्रॉम दीज टू. ये दोनों तो पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड किया जाएगा और इसको ब्रैकेट में लिखा है मैंने बिकॉज दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड. So the net amount of reserves and surplus that will go to your balance sheet is this. Alright. So ये दोनों अगर आपको clear है, please make a note of this, these two, and I hope you made the note of the sum as well. So we'll continue. Next in that order, after share capital, reserves and surplus, money received against share warrants नहीं दिया है ना, तो उसका कुछ नहीं करना है, वो लिखना ही नहीं है मुझे आंसर में. तो पहला शेयर होल्डर्स फंड्स का 2 नोट्स बन गया. अब दूसरा हेडिंग जो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो कुछ दिया नहीं है, वो उसके अगेंस्ट ब्लैंक जाएगा अमाउंट. थर्ड इज योर नॉन करेंट लायबिलिटी. नॉन करेंट लायबिलिटी में हमारे पास एक सब हेडिंग का आइटम है विच इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. वी हैव 2 लोन्स. वी हैव सीन टर्म लोन था एक 20 लाख का और लोन फ्रॉम बैंक 2 lakhs. So 22 lakhs will be under long term borrowings in the balance sheet. And then उसके बाद जितने भी सब हेडिंग्स है जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इस सम में नहीं दिया है. नहीं दिया है तो नहीं आएगा, नोट्स में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा. यू जस्ट हैव टू राइट अंडर नॉन करेंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट्स इट. बाकी 3 सब हेडिंग जो है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं लिखना है. ठीक है, जितना सम में दिया उतना ही लिखना है. देन वी कम टू मेजर हेडिंग फॉर करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज में मेरे पास थे ट्रेड पेएबल्स के अंडर क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स देखो एक ही अमाउंट है, फिर भी मुझे नोट्स बनाना है. आई हैव टू मेक द नोट्स फॉर दिस बिकॉज it is not given as trade payables in the sum, it is given as creditors. You will have to make a note for this. Okay, so 18,45,000 is trade payables, and the last one, the taxes payable, was to be put under other current liabilities, 1,70,000. So with this we are done with the liability side. If we check the total is coming to 86,82,000. Just for a reference I am writing. इसके बाद हम लोग assets के notes बनाएंगे, asset side का, very quickly. So in the asset side, what do we have? We have already property plant. Start कहाँ से हो रहा है? Non current assets है. Property plant equipment है, उसके लिए मुझे कोई notes नहीं चाहिए straight away. Capital work in progress है, उसके लिए भी कोई notes नहीं चाहिए. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया है, उसके लिए भी नोट्स नहीं चाहिए. सो आई कम टू स्ट्रेट अवे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दैट विल बी नोट नंबर 6. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स है 3,72,000, स्ट्रेट अवे मेंशन दैट.
Trade receivables, we have debtors less provision for doubtful debt. This is how we are going to show it. The net amount 12,04,800 will go to the balance sheet. 8. Short-term loans and advances. Staff advance is 55,000. Written that. And inventories we had three things. Stores है, finished goods है और loose tools है. ये तीनों को ऐड करेंगे तो 12 lakhs आएगा इन्वेंट्री, वो जाएगा बैलेंस शीट में. Apart from this, we also have some certain current assets for which we don't have to make notes to account. जैसे कि कैश एंड बैंक है तो इसको तो सीधा ही हम डाल देंगे बैलेंस शीट में क्योंकि उसमें और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए. Alright, so with this our notes is ready. Now let us quickly see how it will look in the balance sheet. ये रहा हमारा बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट हेडिंग ठीक से लिखना है. बैलेंस शीट ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी एज एट द गिवन डेट. एज एट लिखना जरूरी है. फॉर्मेट में मार्क्स नहीं कटना चाहिए. Equity and liability. You see, I'm putting all the things properly in the way it should be. Shareholders funds, share capital. See, note number 1 आ गया ना, 13 lakh straight away. No other, nothing else. Reserves and surplus. Note number 2 से आया 31,67,000. Share application money pending. कुछ नहीं है. Non-current में long term borrowings. Note number 3, 22 lakhs. So whatever is there in the notes, please keep putting it here. बस. Current liabilities में trade payables, other current liabilities, then you write the total. Assets, non-current assets, property, plant, equipment and intangible assets. Under that you have property, plant, equipment, 51,50,000. Capital work in progress, 2 lakhs. Done with that. Non-current investments, 2,25,200. Long-term loans and advances, 3,72,000. Current assets में we have 4 things. जिसका 2 नोट्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री वहां से आया. एंड बाकी यू हैव योर कैश एंड बैंक एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 55,000. Okay, so whatever notes are there you put from there here, and whatever is not is given directly, you don't have to make notes, you can straight away put it here. So it's just simple. इसको थोड़ा अच्छे से बैठ के समझो और sums करो, basic sums. And I'll be back with another video very shortly for you. So keep practicing, children. You have to do well in accounts. Alright? All the best. And keep watching. Please share and subscribe. And do definitely press the like button if you do like the videos. Thank you so much.